पिछले क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हमने यहाँ तक ये देखा था कि भाई अलग-अलग मेटल जो हैं उनका वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होता है। हाँ जी आयुष, मैंने देख लिया। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, हमने ये देखा था कि अलग-अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो अलग-अलग होती है। कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ जैसे वो कंबाइन करते हैं तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इट कैचेस फायर। समटाइम्स सम मेटल्स लाइक कैल्शियम, यहां पे हीट तो इवॉल्व होता है बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर एंड सो ऑन। मैग्नीशियम के केस में हमने देखा कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इवन डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। सम मेटल्स लाइक आयरन, ये हॉट कोल्ड दोनों से रिएक्ट नहीं करते थे, तो इन्हें स्टीम प्रोवाइड करना होता था, मोर एनर्जी वाज नीडेड। एंड देयर वर आल्सो सम मेटल जो किसी भी स्टेट से रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम, तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। सो पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था, फिर हमने वाटर के साथ देखा। अभी तक हमने क्या समझा है कि ऐसा नहीं कि सभी मेटल की रिएक्टिविटी एक टाइप की होती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स स्लो रिएक्ट करते हैं। और मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन का जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। अब सभी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो होते नहीं है, और इवन अगर वो सेम होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, तो द एबिलिटी टू लूज दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो सब कुछ डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। एंड इवन व्हेन दे आर सेम, द एबिलिटी टू लूज और गेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। सो अकॉर्डिंगली अलग अलग एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। ना ये हमने वैसे एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड H2। सेम चीज है, यहां पर मेटल प्लस एसिड है विच गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ना यहाँ पे डाइल्यूट एसिड क्यों है? डाइल्यूट एसिड क्या होता है? व्हाट इज अ डाइल्यूट एसिड? याद है किसी को? यस आयुष, वेरी गुड। So what is a dilute acid? An acid which is dissolved in water is called dilute acid. ठीक है। सो अब सवाल एक भी आ सकता है ना कि यहाँ पे डाइल्यूट एसिड स्पेसिफिकली लिखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एसिड लिख देते तो काम नहीं चलता क्या? नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी हो सकता है, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, जिसको हम कॉन्क शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क बोलते हैं। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म कॉन्क हो जाता है, कॉन्क एसिड। तो यहां पे डाइल्यूट इसलिए लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली इसलिए बताया गया है तुम्हें कि मेटल्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन अ लैबोरेटरी, वी डू नॉट यूज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली यहां पे डाइल्यूट लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि मेटल कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, वो रिएक्ट करेंगे। बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मेटल्स का जब हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एसिड, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतना वाइगरसली होता है कि देयर इज अ हायर चांस कि वहां पर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाए, मिक्सचर स्प्लैश कर जाए, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई फॉर सेफ्टी रीजंस वी प्रेफर डाइल्यूट एसिड। तुम्हारे लेबोरेटरी स्कूल के लैब में जो एसिड्स रखे हुए होते हैं ना, वो एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड।
मतलब कि सोचो, HCl एसिड इज वेरी कोरोसिव। अगर किसी के हाथ पे वो हल्का सा भी गिर गया ना, तो वो पूरा उतने दूर के रीजन्स को ना जला देगा। ठीक है, पूरा जल जाएगा वहां पे स्किन। इवन अ होल मे ऑल्सो बी देयर। लेकिन हमारे जो स्कूल के लैब में रखे हुए होते एसिड, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखा जाता है कि मे बी इवन इन द वर्स्ट केस अगर कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो वो जो एसिड अगर मान लो हाथ वगैरह पे गिर भी गया ना, तो उतना ज्यादा वो डैमेज नहीं करेगा। यस, देयर विल बी इरिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, ठीक है, बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा कि वो जल जाए। सो इट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसे तुम चेक करने मत पहुंच जाना, ठीक है। जस्ट ध्यान में रखो कि डाइल्यूट एसिड इसलिए यूज किया जाता है फॉर सेफ्टी रीजंस ओनली, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है एंड देयर इज हाई चांसेस कि समथिंग रॉन्ग माइट हैपन। इसीलिए डाइल्यूट एसिड इज प्रेफर्ड। सो मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट सॉरी मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये भी सभी को याद होगा कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। फटाफट बताओ मुझे जरा, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं भाई? कितने बच्चों को याद है? शॉर्ट में बता दो कि मुझे समझ में आ जाए, तुम्हें आता है। डोंट नीड टू राइट द होल स्टेटमेंट। यस हर्ष, वेरी गुड। किसी और को याद है हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस भाई? आयुष, प्रोसेस क्या होता है वही तो पूछ रहा हूं ना। प्रोसेस तो केमिस्ट्री में हर जगह होता है, क्या प्रोसेस होता है भाई? चलो, क्या होता है हमें पता था कि भाई जो हाइड्रोजन गैस होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस को हम बबल फॉर्म में बबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय पासिंग इट थ्रू सोप वाटर। और व्हेनेवर वी ब्रिंग दैट बबल क्लोज टू अ लाइटेड कैंडल, देन व्हाट हैपेंस? एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। सो दिस वाज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो मूविंग अहेड, अब यहां पे याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर एंड Hg। Hg किसका होता है सिंबल? टेल मी। Hg इज द सिंबल ऑफ, एनी आइडिया? Hg किसका सिंबल होता है बच्चों? वेरी गुड सिमरन। किसी और को पता है Hg किसका सिंबल होता है? यस हर्ष, वेरी गुड। Hg इज द सिंबल फॉर मर्क्यूरी। Hg मर्क्यूरी का सिंबल होता है। Ag किसका होता है? Ag इज फॉर Ag इज फॉर वेरी गुड हर्ष। Ag स्टैंड फॉर सिल्वर एंड Cu का तो पता ही, Cu स्टैंड फॉर कॉपर। तो भाई ये जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों के पास ये वाला नोट्स नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव दिस? चलो, कोई और है जिसके पास ये नहीं है? क्योंकि ये मैंने पहले जब पढ़ाया था मेटल्स नॉन मेटल्स तभी दे दिया था। फिर भी हो सकता है नहीं होगा, खो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। चलो, तो जिनके पास नहीं है मैं क्लास के बाद इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना, ठीक है, उससे पढ़ लेना। तो आगे चलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H2 इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। जिनके पास भी नहीं है मैं अपलोड क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से तुम प्रिंट आउट निकलवा लेना। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं कि मेटल को अगर
डाइल्यूट एसिड, इसको मैं डीए लिख रहा हूं, डीए किसका मतलब है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस H2, ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस H2, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर ये डाइल्यूट एसिड HNO3 है, HNO3 का क्या मतलब होता है, नाइट्रिक एसिड। अगर हमने डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HNO3 यूज किया है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, मैं हर बार केमिस्ट्री में बोलता हूं, तो ये चीज दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर हमने मेटल को डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो HNO3 होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एजेंट का काम क्या होता है, कोई जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि भाई किसी चीज का एजेंट है, तो एजेंट का काम क्या होता है, टू सिंप्लीफाई सम प्रोसेस, कुछ काम करना, राइट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं कह रहा हूं कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब इट सप्लाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये HNO3 क्या करता है ना, इस H2 को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, और जैसे ही H2 को ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है तो H2 बन जाता है H2O, ठीक है। और ये बहुत फास्ट होता है, तो जैसे रिएक्शन हो रहा है वहां पर जैसे ही H2 का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो HNO3 ने उसको क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही एज सून एज H2 इज प्रोड्यूस्ड, इट क्विकली चेंजेस इनटू वाटर। तो H2 बचता ही नहीं, हम कह सकते हैं H2 है ही नहीं, क्योंकि H2 जैसे जैसे प्रोड्यूस होते जा रहा है वो वाटर में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। सो डाइल्यूट HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, वाटर में कन्वर्ट कर देता है उसको, इसलिए H2 फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। H2 फॉर्म तो कर रहा होता है, लेकिन जो H2 फॉर्म कर रहा होता है वो वाटर में साथ साथ कन्वर्ट होते जाता है, तो एंड में हमारे हाथ में H2 आता ही नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ाया था जब मैं चैप्टर 1 रिवाइज करवा रहा था कि हमारे पास चार चीजें होती थी ना, अ सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, अ सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मैंने उस समय यह पढ़ाया था जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज बताया था। तो HNO3 यहां पर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। HNO3 खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। बस इतना याद रखना, यू डोंट नीड टू लर्न कि भाई NO2 बनाता है, NO बनाता है, N2O बनाता है। अगर ये याद नहीं तो कोई बात नहीं, बस इतना भी अगर ध्यान में रहे कि जो HNO3 होता है डाइल्यूट फॉर्म ऑफ HNO3, ठीक है। जब डाइल्यूट फॉर्म ऑफ HNO3 जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो भी H2 प्रोड्यूस हो रहा होता है वो H2 को ये कन्वर्ट कर देता है H2O में, ठीक है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है इनटू एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन अब इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। पहले तो ये एक एक्सेप्शन था, नॉर्मल क्या था कि भाई मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ये मेन फंडा था। इसका क्या एक्सेप्शन आया कि अगर यहां पे डाइल्यूट एसिड जो है वो HNO3 हो तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये इसका एक्सेप्शन था। अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, मतलब कि क्या कभी भी HNO3 हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो तुम बोलोगे नहीं, कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस, बट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन क्या बोलता है कि जो मेटल होना चाहिए
वो या तो मैग्नीशियम होना चाहिए या तो मैंगनीज होना चाहिए, Mg और Mn। और जो नाइट्रिक एसिड होना चाहिए वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, एक्सट्रीमली डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को मीट किया गया तो उस केस में H2 गैस इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्वारीजिया। वैसे तो एग्जाम में एक्वारीजिया से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक बॉक्स में बना हुआ है, तो इसीलिए मैं एक्वारीजिया एक्सप्लेन करता हूं। और हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड। ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू दूंगा कि वो क्या क्वेश्चन है। देखो, एक्वारीजिया होता क्यों क्या है? एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड। अगर हमारे पास सपोज 1 लीटर ऑफ एसिड है, ठीक है, 1 लीटर एसिड। अब इस एसिड का अगर 75% मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्क HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड 25% मेरे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, सो सपोज इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ एसिड, किसका मिक्सचर है? HCl का और HNO3 का। HCl 75% है, 75% है, कितना मतलब हो गया? ऑलमोस्ट 750 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 750 ml हो गया HCl और 250 ml हो गया HNO3। तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्वारीजिया। अब इस एक्वारीजिया की खास बात क्या है, उसके खास बात को बताने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। देखो, यहां पर एक कॉपर सिल्वर मर्क्यूरी डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यहां पे गोल्ड भी लिख लो, AU। गोल्ड इज AU। भाई ये जो मेटल्स है ना, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक्वारीजिया जो कि एक मिक्सचर है एसिड का, कौन से दो एसिड से? HCl और HNO3। तो यहां पर जो गोल्ड है, और गोल्ड से भी लेस रिएक्टिव होता प्लैटिनियम। ठीक है, आजकल प्लैटिनम बड़ा फैशन में है, गोल्ड से भी एक हाई लेवल पे आ गया। ठीक, गोल्ड से भी महंगा होता है प्लैटिनम। सो प्लैटिनम इज वेरी मच इन ट्रेंड नाउअडेज। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन टीवीज। ठीक है, सो प्लैटिनम एंड गोल्ड जो कि किसी भी दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब सिर्फ HCl रहे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ HNO3 रहे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3:1 के रेशियो में इनका मिक्सचर बनाया जाए तो उस केस में गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट करता है, डिसॉल्व हो जाता है इस एसिड में। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो एक्वा रीजिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सरसाइज के एंड में यू कैन सी अ क्वेश्चन जिसमें ये कहा गया है कि एक एक सिचुएशन दिया गया है कि भाई एक वुमेन है और उसे अपने गोल्ड ज्वेलरी को पॉलिश करवाना है। ठीक है, घर में तुमने सुना भी होगा, मम्मी वगैरह बात करती कि भाई ये गोल्ड का जो चेन है ये थोड़ा डल हो गया इसका कलर, इसे थोड़ा पॉलिश करवा देते हैं। ठीक है, कि शाइन वापस आ जाए। अब हमारे दिमाग में पॉलिशिंग का क्या मतलब होता है कि भाई अगर ये सब्सटेंस है तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा? एक लेयर लगा दिया जाएगा, तो बोलेंगे ये पॉलिश हो गया। यही होता है ना पॉलिशिंग का मतलब हमारे हिसाब से तो। ठीक है, शू पॉलिश करना क्या होता है? शू के ऊपर एक सब्सटेंस को लगा दो, वो पॉलिश हो गया। बट गोल्ड पॉलिशिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है। गोल्ड के ऊपर ऐसा कोई लेयर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जैसे ये अगर गोल्ड है तो गोल्ड के ऊपर कोई लेयर नहीं लगाया जा सकता। जनरली क्या होता है, गोल्ड वैसे तो रिएक्टिव नहीं होता है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
लेकिन ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से गोल्ड बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत स्लो रेट पे हल्का 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 रिएक्ट करता है। तो गोल्ड के सरफेस के ऊपर में क्या होता है ना, एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है और इसके वजह से गोल्ड का जो शाइन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब एक गोल्ड स्मिथ के पास जाके ये कहा जाएगा कि भाई मेरी ये ज्वेलरी जो इसका शाइन जो है वो थोड़ा कम पड़ गया, फीका पड़ गया, इसको पॉलिश कर दो। तो पॉलिशिंग का क्या मतलब होता है, वो जो गोल्ड स्मिथ है वो उसको एक्वा रीजिया में डालता है, उस गोल्ड को एक्वा रीजिया इस गोल्ड को यहां पे डालेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गोल्ड का ये जो अपर लेयर है ना ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपर लेयर था ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होके कहां जाएगा, इन द एक्वा रीजिया। तो जो इनर लेयर बाहर निकलेगा उसमें शाइन रहेगा, क्योंकि गोल्ड की एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है इट इज वेरी शाइनी। ठीक है, गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए जो किया जाता है उसके पीछे एक और रीजन होता है कि गोल्ड जो है वो बहुत शाइनी होता है, येलो कलर का बहुत शाइनी सा मेटल होता है वो, तो शाइन अपने आप आ जाता है। तो बेसिकली उस गोल्ड स्मिथ ने उसको पॉलिश नहीं किया है, उसके ऊपर के लेयर को हटा दिया है। अब भाई ये जो ऊपर का लेयर है ना ये एक्चुअली गोल्ड का ही एक कंपाउंड है ना, गोल्ड का ही तो एक कंपाउंड है जिसको हटा दिया गया। तो अगर वो गोल्ड स्मिथ चाहे और इस ज्वेलरी को ज्यादा समय तक इसके अंदर रखे एक्वारीजिया के अंदर, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो गोल्ड का जो वेट होगा इट विल डिक्रीज। गोल्ड को जितने बार पॉलिश कराया जाता है ना उतने बार उससे गोल्ड रिमूव हो जाता है, बट क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड रिमूव होता है सो दैट्स व्हाई पता नहीं चलता है, अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। बट अगर ज्यादा समय तक इसको एक्वारीजिया के अंदर रखा जाए तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। गोल्ड शाइन तो करेगा लेकिन उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट गोल्ड स्मिथ कैन फर्दर फिल्टर आउट द गोल्ड फ्रॉम दिस एक्वारीजिया और उसको फिर यूज कर सकता है, वो सेल कर सकता है। सो ऐसा ही कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी के लास्ट में, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो एक्वारीजिया कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर अब मान लो हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, मेटल हम लेते हैं आयरन है, और हमारे पास एक दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। किसका सॉल्ट है, कॉपर का सॉल्ट है। सो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, बहुत बार बताया मैंने, आई होप याद होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, एनीबॉडी कैन रिकॉल? नहीं हर्ष, गड़बड़ हो गया, कॉपर सल्फेट इज नॉट ग्रीन इन कलर। देखो अब भी गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। भाई कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। यस सिमरन, वेरी गुड। आयुष रॉन्ग है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जब हम हमारे पास सपोज कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का है ये, तो इसमें हम आयरन को डाल रहे हैं। ठीक है, आयरन का सपोज हमारे पास एक नेल है या कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया उसको इसके अंदर डाल दिया। हर्ष कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी ग्रीन नहीं होते, इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर ब्लू होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन होते हैं और आयरन सल्फेट का कलर भी ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज ब्लू। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। सो भाई आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। तो जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का ये कंपाउंड है, मैं इसमें क्या करता हूं, आई एड अ नेल। ठीक है, आयरन का एक नेल डाल देता हूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इज दैट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होगा,
ये जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर जो होगा वो ग्रीनिश में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन। और ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सो ये ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता है कॉपर, और ग्रीन कलर उस सॉल्यूशन का इसलिए हुआ है क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा है, इट इज नाउ आयरन सल्फेट, ठीक है, इट इज नो मोर कॉपर सल्फेट, इट इज आयरन सल्फेट। सो ऐसा क्यों हुआ? तो भाई ये जो पहला मेटल था ए, इट वॉज मोर रिएक्टिव देन बी। ए ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने बी को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पे बैठ गया, ठीक है। ऐसे सोचो ना भाई कि सपोज कोई एम्पायर है, आयरन सल्फेट ब्लू ग्रीन कलर का होता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे आयुष, आयरन सल्फेट ग्रीन, ठीक है, पेल ग्रीन बोलते हैं, मतलब बहुत ही डल ग्रीन होता है, लेकिन इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो तुम्हें इतना ही नहीं याद रखना कि पेल ग्रीन होता है या ब्राइट ग्रीन होता है, जस्ट ग्रीन इज एनफ, इतना याद रख लोगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं क्या बता रहा था, हाँ, सपोज मान लो कोई एम्पायर है, ठीक है, यहां पे ऐसा कोई किंग होगा, सपोज इसका किंग है बी, बी इज द किंग। अब ए जो है वो बाहर से क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है एम्पायर पे। नाउ इफ बी इज स्ट्रॉन्ग तो वो अपने किंगडम को डिफेंड कर लेगा, और आफ्टर द वॉर क्या सिचुएशन होगा, भाई ए अभी भी बाहर ही है और बी के पास उसका किंगडम है। बट इफ बी इज वीक, अगर बी एक वीक रूलर है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ए खुद उसके किंगडम के अंदर चला जाएगा, राजा बन जाएगा, और वो बी को बाहर फेंक देगा उठा के। तो सेम चीज है यहां पे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको याद करने के लिए, ठीक है, तुम किसी भी तरीके को याद कर सकते हो और उससे इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर में हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटते जाती है। हमेशा याद रखना है कि ए जो है वो बी को तभी डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है उसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि अब हमारे पास कॉपर है जिसको हम आयरन सल्फेट के अंदर डाल रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताओ। मेरे पास आयरन सल्फेट है ग्रीन कलर का और उसमें मैंने कॉपर डाल दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, क्या ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा? नो, वेरी गुड। यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला, नो रिएक्शन, वैसे का वैसे ही रहेगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद वैसे का वैसे ही रहने वाला है ये, नो रिएक्शन विल बी देयर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना इज एक्सट्रीमली कंपलसरी, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक अनोखी सी बात है, ये रिएक्टिविटी सीरीज किसका है, मेटल्स का है, ठीक है। बट यहां पर तुम इस पे ध्यान दो, क्या हाइड्रोजन मेटल होता है? इज हाइड्रोजन अ मेटल? नो, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। अब अगर हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है तो फिर इस मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये एनसीईआरटी का है, मैंने ऐसा भी नहीं कि खुद से कुछ बना के यहां पे तुम्हें टेबल दिया है। तो बताओ मुझे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में ये नॉन मेटल हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कोई मुझे जवाब दे सकता है? मैं थोड़ा वेट करूंगा, बताओ भाई, मैं भी देखूं तुमने कितना याद रखा है, क्लास में पढ़ाया था मैंने वैसे।
बताओ भाई, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल क्या कर रहा है? गलती से आ गया यहाँ पे? या इसके आने का कुछ मोटिव है? कुछ ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे? नहीं हर्ष, ये गलत बात है। यहाँ पे सिर्फ अल्कली मेटल थोड़ी ना है। कैल्शियम इज नॉट एन अल्कली मेटल, मैग्नीशियम भी अल्कली मेटल नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे अल्कली मेटल है तो भाई हाइड्रोजन को भी उसी ग्रुप में डाल दो। कुछ और है इसका रीजन। और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, व्हाई? जपनीत, एनी आइडिया? नहीं हर्ष, ये यहाँ पे इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तुम इसको कंपेयर कर ले रहे हो, बट फिर भी नहीं है। ठीक है सिमरन, तुम्हारा भी एग्जैक्ट ये रीजन नहीं है, क्योंकि भाई सारे के सारे यहाँ पे वन वैलेंसी वाले नहीं है। ठीक है, टू वैलेंसी वाले भी है। हर्ष का रीजन थोड़ा बहुत ठीक है कि भाई सारे मेटल्स जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो शायद हाइड्रोजन भी ऐसा करता है इसलिए। नो आयुष, अब हो सकता है कि तुम कुछ समझाना चाह रहे होगे लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे होगे आयुष। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, लेट मी एक्सप्लेन हियर। ये जो ऊपर के मेटल्स हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 इज रिलीज्ड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, H2 इज इवॉल्व्ड। हमने क्या पढ़ा है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2। ये बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये ऊपर वालों में निकलता है, KNaClMgAl ZnFePp। लेकिन ये नीचे के जो हैं, यहां पे H2 इज नॉट इवॉल्व। H2 जो है वो इवॉल्व नहीं होता है व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड। हाँ जी, एसिड के साथ, विद एसिड है ये। आयुष, ये तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस एसिड, भाई एसिड को कौन डिस्प्लेस करेगा? एसिड थोड़ी ना डिस्प्लेस होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने ऊपर भी कहीं लिखा था, यहां पे ध्यान दो। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो डू नॉट रिएक्ट का क्या मतलब है कि भाई डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये H2 रिलीज नहीं करते, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दे डू नॉट रिलीज H2। सो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन बीच में क्यों रखा गया है, तो हाइड्रोजन इज जस्ट केप्ट एज अ बेंचमार्क, ये रेफरेंस के लिए रखा गया है, ओनली फॉर रेफरेंस। कि हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी मेटल्स हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और हाइड्रोजन के नीचे के जो मेटल्स हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? All right, so continuing further,
नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स. नाउ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो रिएक्शन होता है, इट इज थ्रू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे कंपाउंड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड. ठीक है, क्योंकि चैप्टर 5 हमने पढ़ा हुआ है तो ये बेसिक आइडिया अब हो चुका है कि भाई जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे शेल्स में घूमते रहते हैं. तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं. और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. सो किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, मतलब वो किससे रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारा इस बात पे डिपेंड करता है. ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी कोई पूछे क्या रिएक्टिविटी, जैसे तुमसे पूछे कि रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो यू मस्ट टेल दैट रिएक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. अगर ये चॉइस आ जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन इन दैट केस योर आंसर शुड बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और अगर कोई ऐसा चॉइस है ही नहीं, दिया हुआ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, तब यू विल जस्ट टेल दैट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. बट टू बी वेरी प्रेसाइज, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म. अब जैसे देखो मेटल्स मेटल्स क्या करते थे? लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बनाते हैं पॉजिटिव आयन जिसको हम बोलते हैं कैटायन. जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. Non-metal gain electron and in that case they form anion which is negative. ठीक है ना. मूविंग अहेड, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करते हैं. सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. भाई एक बात मुझे बताओ, कितने बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आता? अगर नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा. क्या कोई है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आता है? चलो, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281. अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, पर हम चाहते हैं कि वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो. तो कंप्लीटली फिल करने के दो तरीके, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, या तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हटा दो यहां से. तो उस केस में वैलेंस शेल बचेगा ये सेकंड वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंप्लीटली फिल्ड है. अब कोई भी एटम उसी प्रोसेस को, उसी पाथ को फॉलो करता है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा हो. तो अगर हम लूज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और गेन करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा. तो इसलिए सोडियम विच इज 281, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+. एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब तुम बोलोगे सर यहां पे तो प्लस लिखा हुआ है. ये प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक एक कन्वेंशन है, मतलब एक माना हुआ तरीका है कि भाई हम माइनस कहीं भी नहीं दिखाएंगे, हम प्लस दिखाएंगे. ठीक है, हम माइनस कहीं भी नहीं दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे. चलो फिर से ये देखते हैं. सोडियम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इट विल हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास 3 शेल होता है, के एल एम एन, 4 शेल्स होते हैं. पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है. तो आउट ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स 2 यहां पे चला गया, बचा कितना? 9. तो एल शेल में 9 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, यहां पे हमने भेजा 8 इलेक्ट्रॉन. अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसको हमने एम शेल में भेज दिया.
सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, ठीक है। अब देखो, सोडियम के पास दो ऑप्शन है। अभी इसका वैलेंस शेल जो है वो एम शेल है। एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एम शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट सोडियम कैन ऑल्सो लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन है सोडियम के पास। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, तो एम शेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में जो वैलेंस शेल होगा वह एल शेल होगा, जिसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अगर एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं, तो वो वैलेंस शेल तो रहेगा ही नहीं। तो अब सोडियम के पास बस दो शेल है, के और एल। आउटर मोस्ट एल है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट इज स्टेबल। ठीक है, बात आई समझ में हर्ष यहां तक? सो हमने देखा कि सोडियम के पास दो ऑप्शन थे, या टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन और टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम वही काम करेगा, या कोई भी एलिमेंट वही काम करेगा जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो। तो इसको ये प्रेफर नहीं करेगा, इट विल प्रेफर दिस मेथड। सो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस केस में एम शेल से, देखो एन शेल में तो पहले भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब एम शेल से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो सोडियम के पास सिर्फ दो शेल बचे, के और एल। और एल शेल, अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, पहले था एम, लेकिन अब तो एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अगर किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह शेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आयुष, एक बार मैं एक ही बताऊंगा ना, पहले सोडियम क्लोराइड बताऊंगा, तभी मैग्नीशियम क्लोराइड बताऊंगा, या दोनों इकट्ठे बताऊं? एक एक करके मैं सारा करवाऊंगा, बट एक बार में एक ही करवाऊंगा ना, तो पहले सोडियम क्लोराइड एक्सप्लेन करने दो। सोडियम क्लोराइड पहले समझ में आ जाए अच्छे से, फिर एक एक करके सारा करवा दूंगा। सो अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के पास सिर्फ दो शेल होंगे। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो इसको लिखने का देखो बेसिकली क्या फंडा हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये क्या बन गया, Na+। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। बट हम इसको लिखते इस तरीके से नहीं है, हम क्या करेंगे कि -1 इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देंगे। एक कन्वेंशन है कि भाई हमेशा पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। तो -1 इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही बुक में लिखा हुआ है हर जगह। बट अगर तुम इस तरीके से भी लिखते हो तो भी ये सही है, गलत नहीं होगा तब भी। ठीक है। अगर तुम मान लो -1 इलेक्ट्रॉन भी लिखते हो, तो तुम्हारा गलत नहीं होने वाला, इट इज स्टिल करेक्ट। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है कितने, 7 हैं। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो 7 लूज कर दे। अब जो वैल्यू कम होगा वही यहां पे प्रोसीड करेगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 7 लूज कर सकता है। सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल बिकम 288। ठीक है। सो जो इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल अब कंप्लीटली फिल हो जाएगा, या स्टेबल हो जाएगा। सो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाया है, विच इज एनायन। इसको हम कैसे यहां पे शो करेंगे? सोडियम एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है। अब जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये एक एलिमेंट का, ये दूसरा एलिमेंट का है,
इसलिए सोडियम के लिए हमने डॉट यूज किया है और क्लोरीन के लिए क्रॉस यूज किया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को भी डॉट से दिखा दोगे तो भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन हटाना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या करता है, एक एक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक क्या करता है, दोनों एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि भाई सोडियम, तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, अब तुम वो इलेक्ट्रॉन कहां फेंकोगे, तो तुम मुझे दे दो, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एटम को दे देता है। सो क्लोरीन के पास पहले 7 अपने थे, एक उसे सोडियम का मिल जाता है, तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। सो द कंपाउंड बिकम NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इज इट क्लियर हर्ष? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? हर्ष कुछ पूछना है भाई? क्लियर हुआ सब कुछ? सिमरन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? Na के साथ X नहीं होगा ना हर्ष, Na के साथ ये पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि Na ने लूज किया है, तो Na के साथ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके साथ ये नेगेटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये मैंने अभी करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे मैं 5-6 और कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास का हम रखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। यू कैन लीव नाउ।